जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों यहाँ पर साल 2021 के बजट का ऐलान हो चुका है। किसान आंदोलन भी लगातार चल रहा है। मोदी सरकार के द्वारा दोस्तों इस साल बहुत सारे बड़े बड़े काम किए गए हैं। राम मंदिर को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसकी चर्चा भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चल रही है। पूरी दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भगवान श्री राम जी का मंदिर है वो दोस्तों मोदी सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में बनने जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों मोदी सरकार के कार्यकाल में और कुछ भी बड़े फैसले हुए। धारा 370 हटाई गई। किसानों के लिए दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान हुए। पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई गई। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगभग जो दोस्तों जनता बहुत ही ज्यादा सुखी है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि आज बजट का ऐलान हो चुका है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया साल 2021 के लिए। और दोस्तों बजट के बाद हमारी न्यूज टीम के द्वारा एक सर्वे जाना गया। उस सर्वे के अंतर्गत की दोस्तों जनता जो है ना वो दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव में किसे अपना प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेगी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना पसंद कर रही है या दोस्तों यहाँ पर पार्टी बदलने वाली है। मुख्य रूप से भारत देश में क्या है दोस्तों कि या तो बीजेपी की सरकार बन सकती है या कांग्रेस की बन सकती है। अन्य पार्टी की सरकार जो है दोस्तों केंद्र में बनना लगभग मुश्किल है। ऐसे में आखिर क्या कहती है जनता, किस पार्टी की अगली जीत होगी, कौन कैंडिडेट्स, कौन उम्मीदवार जो है दोस्तों अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद का रहेगा दावेदार। तो दोस्तों एक एक करते हुए बताते हैं आपके सभी सवालों के जवाब और साथ ही जानेंगे लोकसभा की 543 सीटों में से दोस्तों किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें जो यहाँ पर मिल सकती है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि 543 सीटों में से जिस पार्टी की 272 सीटें आएगी ना दोस्तों, वही पार्टी जो अपनी सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनाने में कामयाब होगी। ऐसे में जानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या है जनता की राय, जनता किसे नया प्रधानमंत्री बनाना पसंद कर रही है। दोस्तों एक एक करते हुए हर एक राज्य से जुड़ी चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो के साथ बने रहेगा आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों की अगर आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साथ ही हाँ, वीडियो अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं ना तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल और जनता के राय के सर्वे की तरफ करते हैं चर्चा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से। तो आंध्र प्रदेश राज्य में कुल दोस्तों लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 सीटों में से एनडीए को मिल सकती है 17 सीटें। एनडीए का मतलब है दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आने वाली समस्त पार्टियां। साथ ही यूपीए का मतलब रहता है दोस्तों कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन में स्थापित होने वाली अन्य पार्टियां। एनडीए के गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां होती है, जैसे कि दोस्तों राजस्थान के नागौर में जो पार्टी है ना अपने हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी, अकाली दल की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मतलब दोस्तों इस तरह की बहुत सारी पार्टियों का एक समूह ग्रुप मिलकर एक गठबंधन बनाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के गठबंधन को बोलते हैं एनडीए और कांग्रेस के गठबंधन को बोलते हैं यूपीए। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटों में से 17 सीटें जो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है, 5 सीटें जो दोस्तों यूपीए के खाते में जा सकती है और साथ ही 3 सीटें अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं और 2 में से 2 सीटें जो है ना वो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर एक बार फिर से हो सकती है। असम की बात करें तो असम में कुल 14 सीटें हैं लोकसभा की। 14 में से दोस्तों 10 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर यूपीए, जबकि 1 सीट जो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार में यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और दोस्तों आपको ये पता होगा कि हाल ही में 3-4 महीने पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से अपनी सरकार बनाई थी और दोस्तों नीतीश कुमार जो यहाँ पर दोबारा से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के दावेदार बने थे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इस बार लोकसभा की अगर बात की जाए तो बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटों में से दोस्तों 29 सीटें जो एनडीए के खाते में जा सकती है। 10 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है, जबकि 1 सीट जो दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 11 में से 7 सीटें दोस्तों बीजेपी के खाते में, 3 सीटें यूपीए यानी कि कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दादरा नगर हवेली में दोस्तों 1 सीट है और 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दमन दीव में भी दोस्तों 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो एनडीए के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य में दोस्तों 2 सीटें हैं कुल और 2 में से 2 ही सीटें जो यहाँ पर एनडीए के खाते में जा सकती है। गुजरात राज्य की अगर बात की जाए तो गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं। गुजरात दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगभग 15-20 साल तक दोस्तों लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहे थे और गुजरात की पूरी जनता मोदी जी को समर्थन देती है और दोस्तों देगी भी क्यों नहीं, क्योंकि गुजरात को उन्होंने इतने ज्यादा तेज लेवल पर विकास के क्षेत्र में ला दिया कि दोस्तों आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े राज्यों में पूरी दुनिया के स्तर पर गुजरात को गिना जाता है। और वहीं दोस्तों गुजरात की 26 लोकसभा की सीटों में से जनता की राय के मुताबिक इस बार जो चुनाव में 26 में से 26 सीटें दोस्तों एनडीए के खाते में जा
जा सकती है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगली चर्चा करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में दोस्तों लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और आपको पता होगा कि हरियाणा में भी किसान आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार ने हाल ही में 3 नए किसान बिल जो है लागू किए गए हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का कहना है, मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो नए कृषि बिल लागू हुए हैं ना, वो जनता के फायदे के लिए है। इससे कहीं ना कहीं किसानों की इनकम जो है डबल होने वाली है। लेकिन दोस्तों किसान परिवार जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए किसान जो है ना, वो दोस्तों कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कोई भी फैसला अभी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। मोदी सरकार ने यह जरूर फैसला दिया था दोस्तों कि किसान चाहे तो 1.5 साल तक यानी कि 18 महीने तक इस नए कृषि कानून को पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन किसान क्या चाहते हैं कि पूरे कृषि कानून को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, एमएसपी वगैरह की लिखित में गारंटी दी जाए, इस तरह की मांग कर रहे हैं। आंदोलन हो रहा है। हालांकि इसको लेकर 26 जनवरी को कुछ हिंसा भी हो गई थी। किसानों का कहना है कि हिंसा में दोस्तों राजनीतिक पार्टियों का योगदान था और वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि किसानों ने हिंसा करी थी। इसके बारे में पुलिस की छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। जो कुछ भी अपडेट आएगा वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों हरियाणा के राज्य की लोकसभा की 10 सीटों के। दोस्तों पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्यों के किसान सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि हरियाणा राज्य में दोस्तों कितनी सीटें यहाँ पर मिल सकती है। बात करते हैं दोस्तों पूरी डिटेल के साथ और वहीं अन्य राज्यों की करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। प्रभु श्री राम जी को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 10 में से 8 सीटें जो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है, 2 सीटें यूपीए के खाते में भी जा सकती है। हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री है दोस्तों मनोहर लाल जी खट्टर। बात की जाए दोस्तों अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में कुल लोकसभा की 4 सीटें हैं और 4 में से 3 सीटों पर एनडीए और दोस्तों 1 सीट जो है ना वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है यानी कि यूपीए के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों लोकसभा की 6 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर का ओपिनियन पोल जान लेना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और दोस्तों मुस्लिमों के जो महत्वपूर्ण कानून थे ना 3 तलाक के कानून को लेकर, उस कानून को मोदी सरकार ने अयोग्य करार दे दिया था, उसको हटा दिया था। 3 तलाक के अंतर्गत दोस्तों कोई भी मुस्लिम महिला को अगर उसका हस्बैंड जो है तलाक 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 ऐसा 3 बार बोल दिया तो दोस्तों उनके धार्मिक कानून के मुताबिक उस मुस्लिम पति पत्नी को विवाह विच्छेद माना जाता है, मतलब दोस्तों तलाक माना जाता है। लेकिन ये एक कॉमन हो गया था, महिलाओं का शोषण हो रहा था, महिलाओं ने मांग उठाई थी, तो इसके मद्देनजर सरकार ने इस 3 तलाक कानून को खत्म कर दिया था। ऐसे में जम्मू कश्मीर की राय क्या रहेगी जनता की? जम्मू कश्मीर की कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं और दोस्तों 6 में से 4 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, 2 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। झारखंड राज्य में दोस्तों 14 सीटें हैं और 14 में से 9 सीटों पर एनडीए और साथ ही 5 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं लोकसभा की। 28 में से दोस्तों 21 सीटों पर एनडीए और 7 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। केरल राज्य दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा शिक्षित राज्य है, तो शिक्षित होने के नाते जनता जो दोस्तों सोच समझ कर डिसीजन लेती है। बात करते हैं केरल की लोकसभा की 20 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर रेशियो बराबर रह सकता है, यानी कि 20 में से 10 सीटें एनडीए के खाते में और बाकी बची 10 सीटें जो है ना वो यूपीए के खाते में जा सकती है। बात की जाए दोस्तों अगले नंबर पर लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में 1 सीट और 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 29 में से 27 सीटें जो है वो दोस्तों एनडीए के खाते में, 1 सीट यूपीए के खाते में, जबकि 1 सीट जो है ना किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में मौजूदा शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। दोस्तों लोकसभा के अंतर्गत महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और 48 में से 32 सीटें जो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है। 15 सीटें यूपीए के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट पर किसी अन्य पार्टी की जीत हो सकती है। मणिपुर में 2 सीटें और यहाँ पर रेशियो बराबर हो सकता है, यानी कि 1-1 सीट एनडीए और यूपीए दोनों को मिल सकती है। मेघालय में भी दोस्तों ये रेशियो रह सकता है, 2 में से 1-1 सीट बराबर मिल सकती है। मिजोरम में 1 सीट और 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। नागालैंड में दोस्तों 1 सीट और 1 ही सीट जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर यूपीए के खाते में जा सकती है। बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की, दिल्ली दोस्तों भारत की देश की राजधानी है और यहाँ पर मौजूदा विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद जी केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। चलिए विधानसभा में तो ठीक है, लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय कुछ इस तरह से निकल कर आ रही है कि 7 में से 7 ही सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दोस्तों जनता क्या चाहती है कि मुख्यमंत्री तो है वो अरविंद जी केजरीवाल बने, लेकिन प्रधानमंत्री दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का ही बने। दोस्तों मोदी की लहर चल रही है, मोदी
मोदी मोदी का एक ही नारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जनता क्या चाहती है कि मोदी तुम कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ है। दोस्तों जनता जो है ना मोदी सरकार को इसीलिए समर्थन दे रही है। मोदी सरकार ने देश में बहुत ही बड़े विकास के कामकाज किए। आज दोस्तों मौजूदा स्थिति की बात की जाए, अगर आज के 10 साल पहले और अभी के भारत की बात की जाए तो दोस्तों भारत कितना बड़ा विकसित हो गया है। जहाँ पर गाँव में दोस्तों पक्की सड़कें बन चुकी है, पक्की नालियां बन चुकी है, पानी वगैरह की समस्या लगभग गाँवों में नहीं है। किसी गाँव में दोस्तों अगर समस्या चल भी रही होगी ना तो उसमें मोदी सरकार की गलती नहीं है। दोस्तों गाँव का जो प्रशासन होता है, गाँव की जो पंचायत लेवल पर सरपंच वगैरह होते हैं, हो सकता है वो सरपंच दोस्तों उस गाँव में विकास डेवलपमेंट ही नहीं करवाना चाहते हो। बाकी मोदी जी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। दोस्तों बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में 7 में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हो सकती है। उड़ीसा में दोस्तों 21 सीटें हैं लोकसभा की और 21 में से जनता की राय के मुताबिक 10 सीटें एनडीए के खाते में, 5 सीटों पर दोस्तों यूपीए, जबकि 6 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। पांडिचेरी में दोस्तों 1 सीट है और एक ही सीट जो है एनडीए के खाते में जा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों पंजाब राज्य की अगर बात की जाए तो पंजाब में कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि पंजाब के किसान सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए संगठन को बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। पंजाब में 13 में से दोस्तों 5 सीटों के आसपास यहाँ पर एनडीए की जीत हो सकती है, जबकि 8 सीटें जो यूपीए के खाते में जा सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं और 25 में से 24 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के समर्थन में सरकार बन सकती है। एक सीट जो है किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। सिक्किम के अंतर्गत 1 सीट और एक ही सीट जो है ना वो एनडीए के खाते में जा सकती है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं लोकसभा की, 39 में से यहाँ पर 20 सीटें एनडीए के खाते में, 10 सीटें यूपीए के खाते में, जबकि 9 सीटें जो किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं और 17 में से 8 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर यूपीए, जबकि 7 सीटों पर दोस्तों किसी अन्य पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। त्रिपुरा के अंतर्गत कुल 2 सीटें हैं और 2 में से यहाँ पर रेशो बराबर बराबर हो सकता है। चलिए इसी के साथ अगली नजर में चर्चा करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विधानसभा में और दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी जो है ना वो मुख्यमंत्री पद के ऊपर आ सकते हैं। दोस्तों जनता ये भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बने ना तो या तो योगी आदित्यनाथ जी बने या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना जेपी नड्डा वो बने या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह बने। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? लोगों ने सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी को पसंद किया है। आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 80 में से 70 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, 2 सीटें दोस्तों यूपीए के खाते में जा सकती है, जबकि 8 सीटें जो किसी अन्य पार्टियों के खाते में भी जा सकती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक माहौल में यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों यहाँ पर टीएमसी की सरकार है यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और दोस्तों यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी मोदी सरकार का और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक लक्ष्य रखा है कि इस बार जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का पूरा टारगेट, पूरा लक्ष्य करके रखा है। दोस्तों अमित शाह जी ने यहाँ पर बहुत बार कहा है कि पश्चिम बंगाल में लगभग 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो देखना यह है कि ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी किसकी होगी जीत। फिलहाल लोकसभा की चर्चा की जाए तो लोकसभा में 42 कुल सीटें और 42 में से 30 सीटें जो है ना वो एनडीए के खाते में जा सकती है, 2 सीटें यूपीए के खाते में, जबकि 10 सीटें जो दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। अंडमान निकोबार में 1 सीट है और एक ही सीट एनडीए के खाते में और वहीं चंडीगढ़ में भी 1 सीट है और यह जो सीट है ना वो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि जनता जो है ना एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद कर रही है और दोस्तों इस जनता की राय के सर्वे के मुताबिक दोस्तों अगले चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। एनडीए पार्टी जो है दोस्तों स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।